हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 27 दिसंबर। तो जीएस विथ फ्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज के पहले सवाल से चलिए। पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई। जी हाँ, सरदार उधम सिंह को आप जानते ही होंगे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, बहुत ही साहसी और निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हाल ही में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 124वीं, ऑप्शन नंबर बी 125वीं, ऑप्शन नंबर सी 126वीं, ऑप्शन नंबर डी 127वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 126वीं। जी हाँ, सरदार उधम सिंह की सरदार उधम सिंह की अभी 126वीं जयंती मनाई गई। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे, पढ़ेंगे इनके बारे में, जानेंगे यहाँ पर इनके योगदानों को जानेंगे। तो सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती भारत के औपनिवेशिक काल के न्याय के लिए किए गए निरंतर संघर्ष की याद दिलाती है। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए जीवन समर्पित करने वाले इस महान क्रांतिकारी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष स्थान है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसका प्रतिशोध लेने के लिए इस महान क्रांतिकारी को राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष स्थान मिलता है। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। जी हाँ, सुनाम में। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में भीषण गोलीबारी उधम सिंह के जीवन का निर्णायक मोड़ रहा है, जिसमें रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। उसी के उपलक्ष्य में फिर 1924 में गदर पार्टी से जुड़े, और फिर उसी के उपलक्ष्य में 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में माइकल ओडायर की उन्होंने हत्या कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई 1940 को पेंटेबिल जेल लंदन में फांसी दे दी गई। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सरदार उधम सिंह का जो योगदान है हमारी स्वतंत्रता इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में है, बहुत ही अहम योगदान रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत भीषण घटना हुई थी, एक हमारी स्वतंत्रता इतिहास के आंदोलन में बहुत ही निर्णायक घटना रही है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई, जिसमें रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सभी निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 400 लोगों की मौत हुई थी। और उसी का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को कैस्टन हॉल में इन्होंने माइकल ओडायर को, जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो गोली चलवाने वाला था रेजिनाल्ड डायर था, लेकिन गलती से यहाँ पर इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटाबिल जेल में फांसी दे दी गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और फिर उन्हें शहीद आजम की उपाधि, जी हाँ, उन्हें शहीद आजम की उपाधि से भी नवाजा गया है, उन्हें शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती मनाई गई, और वह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और 1924 में गदर पार्टी से जुड़े। 13 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी, और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई। तो इतना फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पे, देखेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का किस भाषा में विमोचन किया है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कुछ कहा जाता है तो संविधान है। जी हाँ, जो कि मूल भाषाओं में तो इंग्लिश में लिखा गया था, फिर उसके बाद तमाम कई प्रतियाँ उसके कई कई भाषाओं में आती रही। तो यहाँ पे हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को किस भाषा में विमोचित किया है, आइए इसकी व्याख्या ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी संथाली, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संथाली। जी हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संथाल क्षेत्र से आती हैं, जो कि झारखंड में ज़्यादा लोगों की संख्या पाई जाती है। तो इस यहाँ पर उन्होंने संथाली भाषा में संविधान का विमोचन किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति भवन में 25 दिसंबर 2025 को आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया। यह संविधान ओल्ड चिकी लिपि, जी हाँ, ओल्ड चिकी लिपि, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह संविधान जो है ओल्ड चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया है, जिसे संथाली भाषी नागरिक अपनी मातृभाषा में देश के सर्वोच्च कानून को पढ़ समझ सकें, उससे जुड़ सकें। वर्ष 2025 ओल्ड चिकी लिपि का शताब्दी वर्ष भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे एग्जाम में इसके बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
तो ओल्ड चिकी लिपि जो है शताब्दी वर्ष भी कहा जा रहा है 2025 का, और इसे ओल्ड चिकी लिपि ओल्ड चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया है। संथाली जो है भारत के प्राचीन जीवित आदिवासी भाषाओं में से एक है। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार में बोली जाती है तथा इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 8वीं सूची में शामिल किया गया था। जी हाँ, 8वीं अनुसूची में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं बोडो मास थी और इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया था। संथाली में संविधान का प्रकाशन अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 29 की भावना के अनुरूप है, जो भाषाई अल्पसंख्यक के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर फैक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि संथाली में संविधान का प्रकाशन जो है हमारे अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 29 ए की भावना के अनुरूप है, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित किया जाता है। यह पहल समावेशी शासन, सांस्कृतिक सम्मान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुलभता के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया, इतने फैक्ट हम लोग यहाँ पे याद रखना है। पहला तो कि किस भाषा में संविधान लाया गया, तो संथाली भाषा में 25 दिसंबर 1925 को यह किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और किस लिपि में? तो ये ओल्ड चिकी लिपि, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ओल्ड चिकी लिपि जो है ये 2025 का शताब्दी वर्ष भी कहा गया है इसे। एक प्राचीन भाषा है जो कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। इसे 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं सूची में जोड़ा गया था। 22 भाषाओं की 8वीं सूची में जोड़ा गया था। और संथाली जो है, संथाली भाषा में प्रकाशन जो अनुच्छेद है 350 और अनुच्छेद 29 की भावना के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो इतना फैक्ट आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन इसे बनने की ज़्यादा संभावना है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के कितने साल पूरे हुए? जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चालू किया गया था 2000। आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने साल पूरे हुए। तो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे हुए। आज इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी और वर्ष 2025 में इसके 25 वर्ष पूरे हुए। जी हाँ, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को हुई थी और वर्ष 2025 में इसके 25 वर्ष पूरे हुए। इसके तहत कुल 8.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जानी थी। जी हाँ, इसके तहत कुल 8.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जानी थी, जिसमें लगभग 7.87 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं, जो कि लगभग 96% है। जी हाँ, 96%, इतना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अब तक यह 4 चरणों में हुआ था। पहला चरण 2000 में, दूसरा चरण 2013 में, तीसरा चरण जो है दिसंबर 2025 तक था 2013 से, जिसमें 83% निर्माण प्रगति हुआ। तीसरा चरण जो बहुत अहम माना गया है और इसी के दौरान लगभग 83% सड़कों का निर्माण किया गया। इस समय हमारे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण जो है ये 2024 से 2029 तक चलेगा, जिसमें 62,500 किलोमीटर सड़कें, इसके लिए 70,125 करोड़ का बजट भी पारित कर दिया गया और इसमें लगभग 25,000 बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि यह 4 चरणों में इसको संपन्न करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पहला चरण 2000 में, दूसरा चरण 2013 में और तीसरे चरण में लगभग यह 2013 से 2025 तक था, 24 तक था, जिसमें 83% निर्माण प्रगति हुआ है। और चौथे चरण में यह 2025 से 2029 तक रहेगा, जिसमें 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, जिसके लिए 70,125 करोड़ का परिव्यय भी कर दिया गया है और इसमें 25,000 बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है इसमें। OMMAS, ई-मार्ग, GPS ट्रैकिंग, 3 स्तरीय गुणवत्ता निगरानी से लैस है ये। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग इसमें किया जा रहा है। OMMAS, ई-मार्ग तथा GPS ट्रैकिंग, 3 स्तरीय गुणवत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सड़क और परिवहन मंत्री की बात करें, सड़क तो हमारी ये नितिन गडकरी जी हैं। जी हाँ, जिसे आप लोग जानते हो गए, नितिन गडकरी जी को हमारे बहुत ही ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं और इन्हीं की वजह से आज सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं। कोई भी इंजीनियर या कोई भी ठेकेदार भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा ज़्यादा और सड़कें अच्छी गुणवत्ता के साथ बन रही। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पर। आज का चौथा सवाल हम लोग देखेंगे
कि एशियाई वाटर बर्ड की कौन सी जनगणना होगी। जी हाँ, एशियाई वाटर बर्ड की जनगणना होने जा रही है, या कौन सी जनगणना होगी। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन नंबर है 35वीं, ऑप्शन नंबर सी 40वीं, ऑप्शन नंबर सी 41वीं, ऑप्शन नंबर डी 42वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40वीं। जी हाँ, एशियाई वाटर बर्ड की आज 40वीं जनगणना होगी। आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे व्याख्या विस्तृत रूप से। एशियन वाटर बर्ड सेंसेक्स का 7वां अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस है। यहाँ पे सेंसस होगा, ये सॉरी सेंसेक्स लिखा हुआ है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस तथा या 40वां जो है एशियन वाटर बर्ड सेंसस तथा 7वां अंतर्राष्ट्रीय वाटर वर्ल्ड सेंसस का आयोजन 10 से 11 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 40वां था, 40वां एशियन वाटर बर्ड सेंसस तथा 7वां, तो यहाँ पर यह एशियन वाटर बर्ड का 40वां क्या नाम गणना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसका 7वां। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा तो 7वीं जनगणना है, तथा एशियन का देखा जाए तो 40वां है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आयोजन 10 से 11 जनवरी 2026 को किया जाएगा। यह जनगणना गोदावरी मुहाना, जिसमें आंध्र प्रदेश का जैव विविधता से संबंधित कोरंगा वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है, ये संपन्न होगी। और यह व्यापक जैव विविधता अभ्यास, आद्यभूमि संरक्षण, प्रवासी पक्षी निगरानी, वैश्विक पारिस्थितिकी अनुसंधान में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। तो यहाँ पर इसकी फोकस प्रजातियों में देखेंगे तो इंडियन स्कीमर है जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में है। ग्रेट नोट है, वह भी संकटग्रस्त श्रेणी में है। यूरेशियन कर्ल्यू है जिसका जो निकट संकटग्रस्त श्रेणी में है, तथा यूरेशियन आयस्टर कैचर है। तो इतने जो प्रजातियां हैं जो कि हमारी इनको फोकस प्रजातियां हैं, और इनकी गणना यहाँ पर की जाएगी। विशेष महत्व में है इंडियन स्कीमर और ग्रेट नॉट हैं, इनकी गणना विशेष रूप से की जाएगी। और इसे आप लोग याद रखिएगा कि यह एशिया का 40वां तथा अंतर्राष्ट्रीय का 7वां गणना है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पे। 5वां क्वेश्चन आज का देखेंगे। 5वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, इसके ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन नंबर 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 28 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर। जी हाँ, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग जानेंगे विस्तृत रूप से, इसके बारे में पढ़ेंगे वीर बाल दिवस के बारे में। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह तिथि साहबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में है, जो कि वर्ष 1705 में मुगल शासकों द्वारा धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर इन्हें दंडित किया गया था। जी हाँ, इनको फांसी दे दी गई थी, चुनवा दिया गया था दीवारों में 1705 में। भारत सरकार ने 2022 में इस दिवस की औपचारिक घोषणा की ताकि बच्चों और युवाओं में धार्मिकता, साहस और बलिदान के मूल्यों का प्रसार हो। यह साहस, सत्य और आस्था, भय का संदेश देता है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि वीर बाल दिवस जो है ये हमारे साहबजादा जो थे, साहिबजादा हमारे गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को बोला जाता था। तो इन्हीं के दोनों पुत्र मतलब गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें 2 पुत्र थे, एक फतेह सिंह और एक जोरावर सिंह। तो इनकी उम्र एक की 7 साल, एक की लगभग 8 साल, ऐसे दोनों लोगों की उम्र थी। और इन्हीं की ये 1705 ईस्वी में मुगल शासकों ने इन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का जोर दिया, लेकिन उन्हें मना कर दिया। इसी के उपलक्ष्य में इन्हें दीवारों में चुनवा दिया गया था। इन्हीं के साहस और अदम्य साहस को देखते हुए इनके यहाँ पर भारत सरकार ने 2022 में इस दिवस को औपचारिक घोषणा की ताकि बच्चों और युवाओं में धार्मिकता, साहस और बलिदान के मूल्यों का प्रसार हो सके। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। उनके 4 पुत्र थे, 2 थे जैसे अजीत सिंह और एक साहिबजादा जुझार सिंह। तो यहाँ पर 4 पुत्र उनके थे, पहले अजीत सिंह, फिर जुझार सिंह, फिर जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 4 पुत्र इनके थे। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, और यह 10वें अंतिम गुरु थे। जी हाँ, यह 10वें अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में की, और यह 10वें अंतिम गुरु थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु थे।
तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के सेगमेंट पे। आज का वन लाइनर हम लोग देखेंगे। आज के वन लाइनर में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन रखे हैं और उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? जी हाँ, यह मध्य प्रदेश द्वारा। रोलिंग बजट मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। रोलिंग बजट के बारे में आप लोग जानते होंगे। रोलिंग बजट जब 1966 के लगभग भी दादा भाई नौरोजी के समय में भी आया था, आपातकाल लगा था, तब भी शायद रोलिंग बजट की चर्चा हुई थी वहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन देखें, द ग्रेट सैंक्शन हैक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह उर्जित पटेल जी के द्वारा। जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कौन? उर्जित पटेल जी। अगला देखेंगे कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? जी हाँ, 25 दिसंबर को अटल बिहारी की कौन सी जयंती मनाई गई? यानी कि 101वीं जयंती मनाई गई। जी हाँ, 101वीं जयंती मनाई गई। और इसी दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी जी ने बीजेपी की स्थापना भी की थी 1980 में। जी हाँ, 1980 में इन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में। अगला देखेंगे कि उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया? जी हाँ, उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो यह अनु गर्ग बनी है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम अहमद को नियुक्त किया है। जी हाँ, रेल विकास का जो निगम लिमिटेड का प्रबंध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सलीम अहमद को किया। और रेलवे के जो हेड हैं वो कौन है? सतीश कुमार जी हैं। सतीश कुमार जी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगला देखेंगे हम लोग कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2025 का शुभंकर किया है? तो यह मोरबीर है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। फिर अगला देखेंगे कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, भी हमने ऊपर डिस्कस किया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिवस में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। आज हमने स्ट्रेटेजी का पोर्शन नहीं रखा है, तो आज हम सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम पहले कल का उत्तर जानेंगे। तो कल का उत्तर, कल हमने पूछा था कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो यहाँ पर जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, को विजय केलकर, जी हाँ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और शुरुआत में इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% लाया गया था। लेकिन अब इसे 5% और 18% कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा जीएसटी के बारे में। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी जीएसटी, अगर इसके बारे में बात करें तो एक जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, जो कि, और एक जीएसटी काउंसिल की जो चर्चा होती है 279 ए में और 246 आर्टिकल में, यहाँ पर जीएसटी की चर्चा की गई है। इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है। जी हाँ, यह इसका आंसर आप लोग दीजिए। और इसके हेड कौन होते हैं ये भी आप लोग को बताइएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है और इसके हेड कौन होते हैं, ये भी आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तथा हमारे इस चैनल को जीएस विद फ्रेम को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तथा अपने बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि इसकी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए सेगमेंट, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार।